नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीरू। करते हैं खबरों की शुरुआत। देहरादून से बड़ी खबर इस वक्त लेते हैं। कॉलेज खोलने को लेकर मीटिंग दून यूनिवर्सिटी में चल रही है। मंत्री धन सिंह रावत ये मीटिंग ले रहे हैं। श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी और कॉलेज संचालकों की ये मीटिंग बुलाई गई है। यूनिवर्सिटी और कॉलेज की समस्या पर भी बातचीत होगी। यूनिवर्सिटी खुलने पर आज फैसला हो सकता है। 4 फरवरी से फुल टाइम खुलने की कॉलेजेस की बात भी आज हो सकती है। तो धन सिंह रावत मीटिंग ले रहे हैं और दीपांकर भट्ट इस पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़ा है। दीपांकर, मीटिंग शुरू हो चुकी है क्या? नीरू से कुछ देर के बाद बैठक शुरू होगी जब उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत मीटिंग लेंगे दोनों यूनिवर्सिटी में। खासतौर पर श्रीदेव सुमन जो यूनिवर्सिटी है उससे सबसे ज्यादा प्राइवेट कॉलेजेस से एफिलेटेड है और सरकारी कॉलेजेस के एफिलेशन की संख्या भी सबसे ज्यादा है। तो ऐसे में अब कब कॉलेजेस को खोला जा रहा है, यूनिवर्सिटीज को खोला जाना है। हालांकि इससे पहले 1-2 तारीखें तय की गई लेकिन तब नहीं खुला। तो यानी असमंजस अभी शासन की तरफ से भी दिखा है, डिपार्टमेंट की तरफ से भी दिखा है। लेकिन आज उम्मीद है कि जो बैठक धन सिंह रावत लेने वाले हैं उसमें हो सकता है कि तारीख तय हो जाए और फिर किन गाइडलाइन के साथ क्या एसओपी रहेगी उस पर भी फैसला होना है। नीलू, दीपांकर, एक बात और है, इससे पहले भी जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि 2 बार ये हुआ कि अब स्कूल कॉलेजेस खोलेंगे, ठीक है, पहले कॉलेजेस खोले जाएंगे। ऐसे में एसओपी का कहा जा रहा है कि उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो आज उस चीज को भी मॉनिटर किया जाएगा कि कितने तैयार है यहाँ के स्कूल कॉलेजेस खुलने के लिए। बिल्कुल नीलू जी, लगभग अगर यूनिवर्सिटीज की बात की जाए तो 12 यूनिवर्सिटीज हैं। इसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बड़ी अच्छी खासी संख्या उत्तराखंड में लगभग 25 के आसपास है। तो ऐसे में सारी यूनिवर्सिटीज को कैसे खोला जाए? 4.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स पूरे स्टेट में है जिसमें बाहर के राज्यों के रहने वाले स्टूडेंट्स भी है। तो उन सब में कैसे उनको फॉलो करवाया जाए या हॉस्टल से बाहर किस तरह की व्यवस्था की जाए, इस पूरे विषय को लेकर आज चर्चा होगी। चलिए दीपांकर, इस चर्चा पर आप नजर बनाए रखिए। आपसे दोबारा बातचीत होगी और अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नेपाल से सटे इलाकों को खासी राहत मिली है। गृह मंत्रालय ने नेपाल को जोड़ने वाले सभी इंटरनेशनल पुलों को खोलने की इजाजत दे दी है। उत्तराखंड में नेपाल को जोड़ने वाले सभी पुल बीते 22 मार्च से बंद थे। नेपाल सरकार ने कुछ रोज पहले ही पुलों को खोलने का फरमान जारी किया है। इसके बाद भारत सरकार ने अपनी ओर से भी पुलों को खोलने की इजाजत दे दी है। इंटरनेशनल पुलों को खुलने से बॉर्डर इलाकों में रौनक एक बार फिर से लौटने की उम्मीद जगी है। असल में उत्तराखंड में नेपाल से 275 किलोमीटर का बॉर्डर लगा है और इस इलाके में व्यापार एक दूसरे मुल्क पर निर्भर है। तो ऐसे में ये खबर बेहद अच्छी है। बातचीत करने के लिए विजयवर्धन उप्रेती हमारे साथ पिथौरागढ़ से जुड़ गए हैं। विजय, एक बड़ी बात कही जा सकती है कि जिस तरह से इस पुलों को खुलने का इंतजार किया जा रहा था और कहीं ना कहीं ये बड़ी राहत लेकर ये खबर आई है दोनों मुल्कों के लिए। जी, निश्चित तौर पे नीलू, आज का दिन जो बॉर्डर के इलाके में जो लोग रहते हैं, 275 किलोमीटर का ये बॉर्डर है, उनके लिए खास ही राहत का दिन है। क्योंकि ये तकरीबन बीते 22 मार्च से बीते साल से ये बॉर्डर पूरी तरीके से बंद है कोरोना के चलते। और इन बॉर्डर की सबसे खासियत ये है कि इनका जो व्यापार है एक दूसरे पर निर्भर है। नेपाल के लोग भारत पर निर्भर है, भारत के लोग नेपाल पर निर्भर है। और ऐसे में बीते दिनों नेपाल सरकार ने तो अपनी ओर से पुलों को खोल दिया था, लेकिन भारत सरकार के फरमान का इंतजार सीमांतवासियों पर था। और बीती रात गृह मंत्रालय ने इस पर सहमति जता दी है कि जो बॉर्डर के पुल है, 8 बॉर्डर हमारे पुल है, सीतापुल से लेकर बनबस्ता तक, उन सभी को खोल दिया गया है। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि पूरे साल भर के बाद बॉर्डर इलाकों में चहल पहल लौटी है। चलिए, तो बॉर्डर इलाके में चहल पहल लौटी है और 22 मार्च से ही ये पुल बंद थे, इंटरनेशनल पुल। भारत और उत्तराखंड यानी कि उत्तराखंड के बॉर्डर को नेपाल से जोड़ता है। तो इस बड़ी राहत की खबर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देहरादून से बड़ी खबर है, साइंस सिटी को लेकर एमओयू साइन होगा। सुबह 11 बजे सीएम हाउस में ये प्रोग्राम रखा गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में ये साइन होगा एमओयू। देहरादून में प्रस्तावित है साइंस सिटी और इसको लेकर अब एमओयू साइन होना है 11 बजे। और अब बात करते हैं पहाड़ के बदलते मौसम की। तो राज्य में पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज सुबह से एक बार फिर से बर्फबारी का दौर शुरू होगा और निचले इलाकों तक भी बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए स्नो कटर और एसडीआरएफ को भी अलर्ट पर रखा गया है। राज्य में निचले इलाकों में इस सीजन में अब तक बर्फबारी नहीं हुई है। तो अब उम्मीद जताई जा रही है कि ये बर्फबारी लोगों को और किसानों को राहत देकर जाएगी।
और उत्तरकाशी की यमुना घाटी में राड़ी टॉप में बर्फबारी के कारण बारात के 4 छोटी गाड़ियां फंस गई। रात जब एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची रेस्क्यू के लिए तो बर्फ उसकी गाड़ी पर भी आकर वहां पर गिरा और आगे बढ़कर गाड़ी के लिए रास्ता बनाते हुए एसडीआरएफ की टीम को देखा गया। वहां पर जवान लगातार कार में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित उन्होंने वहां से पहुंचाया। बर्फ में फंसी गाड़ियों को आज निकाला जाएगा। कल लोगों का रेस्क्यू किया गया और आज गाड़ियों को निकाला जाएगा। और मसूरी में हुई जमकर बर्फबारी दिन भर होती रही। बर्फबारी पर्यटक के लिहाज से काफी अच्छी मानी जा रही है और जो लोग वहां पर पहुंचे हैं, पर्यटक वहां पर पहुंचे हैं, वो इस बर्फबारी का आनंद भी ले रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, पहाड़ों की रानी मसूरी की तस्वीर है जहां पर जमकर बर्फबारी हुई है और सैलानियों के लिए अच्छी बात होती है क्योंकि यही सोचकर वो आते हैं पहाड़ पर कि बर्फबारी देखने को मिलेगी। और जो सैलानी इस वक्त आए हैं मसूरी में, वो इस बर्फबारी का जमकर आनंद ले रहे हैं। और गुरुवार को बारिश और बर्फबारी के बाद आज प्रदेश में कई जगह पर सुहानी धूप खिली हुई है। नैनीताल की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर मुक्तेश्वर है, वहीं की ये तस्वीर है जहां पर मुक्तेश्वर फल पट्टी के तौर पर जाना जाता है। खासतौर पर यहाँ के सेब बड़े मशहूर होते हैं। अच्छी बर्फबारी से उम्मीद की जा रही है कि सेब की फसल अच्छी होगी। आज धूप के बीच लोकल लोग बर्फबारी का खूब मजा ले रहे हैं। और नैनीताल में भी मौसम विभाग की चेतावनी का असर दिख रहा है। रात में नैनीताल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हुई। सुबह पहाड़ियों में बर्फ की चादर बिछी नजर आई तो तापमान में भी काफी कमी आ गई। स्नोफॉल के चलते नैनीताल में ठंड बढ़ गई है। हालांकि पर्यटक इसे स्नोफॉल का इंतजार भी कर रहे थे जिसका मजा उन्हें मिला। और नई टिहरी में भी सीजन की पहली बर्फबारी होने से लोगों में उत्साह है। हालांकि तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ गई है, लेकिन पर्यटन नगरी धनौल्टी में 4 फरवरी को हुई बर्फबारी से पर्यटकों के आने का सिलसिला लगातार शुरू हो गया है, जिससे स्थानीय व्यापारियों में खुशी है। वहीं प्रतापनगर और घनसाली के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के चलते घनसाली के दूरस्थ क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। और अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले में देर रात से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हुई। बर्फबारी होने के बाद मौसम भी साफ हो गया। सुबह से धूप खिल गई है। बर्फबारी और बारिश के बाद किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं। लंबे समय से बारिश नहीं होने से किसान परेशान थे। बर्फबारी का आनंद लेते पर्यटक और बच्चे भी दिखाई दिए। तो पहाड़ों में जबरदस्त बारिश और बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। चमोली में ऊपरी इलाकों में खूब बर्फबारी हुई। औली में भी भारी बर्फबारी हुई, जैसे यहाँ की खूबसूरती कई गुना बढ़ गई है। और अब बर्फ गिरने से सैलानियों की संख्या भी बढ़ गई है, जिससे स्थानीय व्यापारी खासे खुश हैं। पूरे औली में सफेद चादर बिछी नजर आ रही है और लोग इसका लुत्फ भी उठा रहे हैं। और बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। सुनील, खबर जिस तरह से आ रही है, हालांकि अब तो धूप खिल गई है वहां पर, लेकिन फिर भी अलर्ट अब भी जारी है वहां पर। मौसम विभाग ने क्या कहा है, आने वाले 24 घंटे किस तरह से रह सकते हैं? बिल्कुल नीलू, मौसम विभाग ने आज खासकर मैदानी क्षेत्रों के लिए ओलावृष्टि का फोरकास्ट जारी किया था। इसके अलावा जो पहाड़ों में है वहाँ पर बर्फबारी और बूंदाबांदी होती रहेगी, ये मौसम विभाग का फोरकास्ट था। लेकिन आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि खासकर मैदानी क्षेत्रों में, मैं भी देहरादून में हूँ, तो यहाँ पर चटक धूप निकलनी शुरू हो गई है। तो पहाड़ों में भी बहुत सारी जगहों से समाचार हैं कि वहाँ पर मौसम साफ हो गया है। लेकिन टूरिस्ट के लिहाज से मौसम बेहद सुहावना हो गया है। खासकर आप देखेंगे कि मसूरी, हरसिल, औली, ये जो भी टूरिस्ट प्लेस है, चाहे चक्राता की बात करें, वहाँ पर ठीक ठाक बर्फबारी हुई है और बड़ी संख्या में पर्यटकों की आमद भी शुरू हो गई है। मसूरी में हमने देखा कि कल शाम ही बड़ी संख्या में पर्यटक वहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए थे। लेकिन इस सब के बीच डिजास्टर मैनेजमेंट ने एक एडवाइजरी भी पर्यटकों के लिए जारी की है नीलू की, खासकर इस दौरान जब बर्फबारी हो, बारिश हो, पहाड़ों का रुख करें तो संभल कर करें, क्योंकि सड़कों पर पाला पड़ जाने के कारण और पहाड़ों में तीव्र मोड़ होने के कारण स्केटिंग का ज़्यादा खतरा रहता है कि आपका वाहन स्लिप कर जाए। और आज सुबह भी हमने देखा कि मसूरी में जिस तरह से बर्फबारी हुई, कई वाहन सड़कों पर फंसे रहे। उत्तरकाशी की यमुनोत्री घाटी में आपने राड़ी टॉप का दृश्य देखा कि रात वहाँ पर करीब दर्जन भर वाहन वहाँ पर फंस गए। लोगों को वहाँ पर एसडीआरएफ के द्वारा निकाला गया। तो इस तरह की दिक्कतें भी सामने हैं। लेकिन जो लोक निर्माण विभाग है, चाहे एनएच है, लगातार सड़कों को खोलने का काम किया जा रहा है। उत्तरकाशी की तस्वीरें आप अपनी अभी देखी कि स्नो कटर के जरिए वहाँ पर खोलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर जो मौसम में
ये बदलाव आया, ये उत्तराखंड के लिए दोहरी खुशी लेके आया कि एक तो काश्तकारों को इससे नया जीवन मिला है, खासकर जो नकदी फसलें हैं, सेब की बेल्ट के लिए हैं या फिर अन्य फसलों के लिए, उनके लिए नमी आवश्यक होती है। और अभी तक उत्तराखंड में उसके अनुरूप ना बारिश हुई थी और ना ही बर्फबारी, लेकिन ये बर्फबारी पड़ने से काश्तकार भी खुश है। दूसरी ओर कोरोना काल के कारण जो टूरिज्म सेक्टर पूरी तरह से ठप पड़ गया था, अब व्यापारियों को उम्मीद बिल्कुल, है तो कि जिस तरह से काश्तकारों के लिए खुशी की बात है, जो पर्यटक वहां पर पहुंचे हैं, जो बर्फबारी का मजा लेना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी बात है। हालांकि आज धूप जरूर खिल गई है, लेकिन फिर भी मौसम सुहाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनील। और स्वामी विवेकानंद कुमाऊं की यात्रा पर कई बार आए और कसार देवी, स्याही देवी, अल्मोड़ा नगर पंचायत सहित दर्जनों स्थानों पर स्वामी ने कई दिन बिताए। पर्यटन विभाग अब इन स्थलों को विकसित कर पर्यटन सर्किट बना रहा है, जिससे पर्यटकों के स्वामी विवेकानंद के बारे में जानने का मौका मिलेगा और स्थानीय लोगों को पर्यटकों के आने से रोजगार मिलेगा। पर्यटन मंत्री ने कहा कि इस सर्किट के बनने से पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी। विवेकानंद सर्किट हमने बनाया है और उसका बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है और लोग अब विवेकानंद की तरफ, कि विवेकानंद ने हिमालय को किन नेत्रों से देखा था, किस स्थान से देखा था, उसकी जो वाइब्रेशन है, उसका जो स्पंदन है, प्राप्त करने के लिए लोग आएंगे और निश्चित रूप में उसको हमने बहुत बड़ा सर्किट बनाया है। और चंपावत जिले में 8 फरवरी से खुल रहे स्कूलों को लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। मुख्य शिक्षा अधिकारी के मुताबिक कोरोना काल के दौरान बंद चल रहे करीब 93 उच्च प्राथमिक स्कूल खुलने जा रहे हैं। कोरोना के मानकों के तहत कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाई 8 फरवरी से शुरू होने जा रही है। सभी शिक्षकों का SOP के तहत विद्यालय खोलने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। यदि वर्तमान में जो प्रक्रिया चल रही है, 6 से 8 तक यदि कक्षाएं संचालित होती हैं तो SOP के तहत जो डायरेक्शन दिए जाएंगे, 93 ऐसे हमारे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जो इनमें सम्मिलित होंगे। इसके लिए पूर्व में भी बार बार विद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं। और उत्तराखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का असर दिखने लगा है। ताजा सेक्स रेशियो में देश के टॉप 10 राज्यों में जहां उत्तराखंड टॉप 9 पोजीशन पर आ गया है, वहीं देश के टॉप 50 डिस्ट्रिक्ट में प्रदेश के 5 डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड हुए हैं। साल 2015 में शुरू हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने उत्तराखंड में पॉजिटिव रिजल्ट्स देने शुरू कर दिए हैं। लिंगानुपात के ताजा आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड टॉप 9 पोजीशन पर रजिस्टर हुआ है, जिसमें बागेश्वर जिले के 1000 लड़कों पर 1012 लड़कियों के साथ देश के टॉप 25 डिस्ट्रिक्ट में दर्ज हुआ है। वहीं देहरादून में 1000 लड़कों पर 969 लड़कियां होने से प्रदेश टॉप 4 जिलों में आया है। तो अल्मोड़ा में 1000 लड़कों पर 980 लड़कियां हैं और चंपावत में 1000 लड़कों पर 971 लड़कियां हैं। वहीं उत्तरकाशी में भी 1000 लड़कों पर 968 लड़कियों का लिंगानुपात है। और आज हम देश के टॉप 10 राज्यों में 9वें नंबर पर हैं। हमारे 5 जनपद बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, देहरादून और उत्तरकाशी देश के टॉप 25 बेटर सेक्स रेशियो वाले जनपदों में हैं। विभागीय मंत्री इसके पीछे जागरूकता बड़ी वजह मान रहे हैं। आज हमें ये परिणाम देखने को मिलता है कि हमारा राज्य जो है देश के 10 राज्यों में आता है और 9वें स्थान पर आता है। बहुत गर्व की बात है। अब देश के टॉप 10 राज्यों के बाद टॉप 5 में जगह बनाने के लिए अधिकारी काम करने की जुगत में है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और नैनीताल के भाई बहन जो पेशे से टीचर्स हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हम सब के लिए मिसाल है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। नैनीताल के पास बजून गांव के सरकारी स्कूल में पोस्टेड कमलेश पांडे और उनकी बहन निर्मला पांडे अपने ही तरीके से प्रकृति के लिए योगदान कर रहे हैं। इस महीने देश में चिड़िया प्रेमी 12 से 15 फरवरी के बीच घरों के आंगन में आने वाली चिड़ियों की गिनती करने जा रहे हैं। कमलेश और निर्मला खुश हैं और खुश क्यों ना हो, अपने आंगन में इन्होंने गोरिया, रेड बेल्ट, ट्रिपाई, बाबेट, रेड बेंटेड, बुलबुल समेत करीब 25 प्रजाति की चिड़ियों का आशियाना बनाया हुआ है। क्योंकि ऐसा है, गौरैया के साथ हमारे कई ऐसे पर्यावरणीय जुड़े हुए हैं संबंध। अगर गौरैया नहीं होगी तो हमारी जैसे फसलें हैं और हमारे पर्यावरण में अन्य पेड़ पौधे हैं, वो पेड़ पौधे सरवाइव नहीं कर पाएंगे।
कमलेश और बहन निर्मला कहते हैं कि गांव में रहते हुए इन्हें प्रकृति को करीब से देखने और महसूस करने का ये मौका मिला। अपने घर के पास इन्होंने करीब 100 तरह के मेडिसिन और फ्लावर प्लांट्स भी लगाए हैं। ये जो खाद्य श्रृंखला है ये टूटनी नहीं चाहिए। अगर एक खाद्य श्रृंखला अगर टूटती है तो निश्चित रूप से नीचे से लेके ऊपर तक सारे जीव नष्ट हो जाएंगे और वो दिन हमारे लिए बहुत दुखदायी होगा। छोटे छोटे यदि हम प्रयास करें, अपने स्तर से प्रयास करें तो यही एक बड़े प्रयास बनेंगे। तो मेरी एक कोशिश है कि एक जागरूकता फैले, समाज जागरूक हो और ताकि वो प्रकृति और पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आए। स्टूडेंट्स के लिए टीचर्स सबसे प्रभावी होते हैं। इस भाई बहन की जोड़ी ने जो किया वो स्टूडेंट्स के लिए जिंदगी का सबक बनेगा। वीरेंद्र